क्या हाल है दोस्तों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 2 सितंबर का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। साथ ही साथ हम लोग इससे संबंधित एमसीक्यूज भी देखेंगे और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देखेंगे। पिछले दिन जो दिया गया था 1 सितंबर को, उसका एनालिसिस भी करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में सुबह 6 बजे जो वीडियो हमारे आता है रोज़, उसी में सारी चीज़ें हो जाएंगी, ताकि आप लोग मान लीजिए पेड कोर्स नहीं भी ज्वाइन कर सकते तो अब भी आप आराम से अपनी सेल्फ स्टडी कर लोगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक, और इसकी पीडीएफ, ठीक, एमसीक्यू की पीडीएफ, ये क्वेश्चन, ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप लोग को हमारा यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो है पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। ठीक, तो चलिए, ये पहला है आज का टॉपिक कि इसको हम लोग कई बार पढ़ा है। ठीक है, यूक्रेन में जो एक सबसे बड़ा यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जिसपे मार्च से रशिया का कब्ज़ा है और अभी हाल फिलहाल में उसके आसपास जो है बहुत ज़्यादा बमबारी लड़ाई चल रही है। तो ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के बगल में ये सब होगा, तो हो सकता है कि भाई साहब कुछ उसको क्षति पहुँचे और उससे न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है ह्यूमंस के लिए और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। ठीक, पूरा यूरोप भी सब पास में है। यूरोप में तो कुछ जो है मेडिसिन भी लोग देना चालू कर दिए, अभी वो बताऊंगा मैं, इसी वीडियो में है। हालांकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, जैसे कि ये जैपोरिजिया जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन का। इनफैक्ट यूक्रेन की जो आधी एनर्जी बनती है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू ही बनती है। ठीक, तो उसमें जैपोरिजिया जो है, या फिर जो भी बनाया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसमें स्टील की शीट लगाई जाती है, काफ़ी तगड़ी मोटी, और काफ़ी जो है कंक्रीट का यूज़ किया जाता है, ताकि वो जैसे अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक रिएक्टर स्केल पे 8 या उससे ज़्यादा के भी है तो उसको झेल जाए। ठीक, छोटी मोटी जो है कुछ उसमें जो है कोई अटैक होता है तो वो भी झेल जाए। तो ये सब चीज़ें करी जाती हैं। बट हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है खुद भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है, अगर उसको किसी प्रकार से कोई मान लीजिए मिसाइल या फिर इस तरीके से क्षति पहुंचती है तो। ठीक, तो उसी संबंधित यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, जो इसको आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट है जैपोरिजिया, ये आपका सदर्न यूक्रेन में है। यूक्रेन के इस न्यूक्लियर प्लांट पे रशिया का कब्जा है। ठीक, ये सारे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के नाम दिए गए हैं। चेरनोबिल आप लोगों को पहले मैंने कल भी बताया था, और ये क्लोज्ड है, ये इस पर एक डिज़ास्टर ऑलरेडी हो चुका है 1980s में। अगला टॉपिक है मेथ ओवरडोज। आप लोगों ने सुना होगा सोनाली फोगट जी, उनकी हार्ट अटैक से पहले आया कि हार्ट अटैक से डेथ हो गई है, फिर बाद में आया कि उनके 2 एसोसिएट थे, उन्होंने उनको ज़बरदस्ती कुछ खिला दिया, फिर उसके सीसीटीवी आ रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि वहाँ जाके दबा के उन लोगों ने जो है ड्रग्स जो है सेवन किया, ड्रग ओवरडोज हो गई, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। ठीक, ये चीज़ जो है कुल मिला के बात है। कौन सी वो ड्रग थी? ड्रग थी मेथ। मेथ जो है वैसे तो इसका मतलब हम लोग उपचार के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ओवरडोज अगर कोई चीज़ की भी हो जाए तो बड़ी घातक हो सकती है, और ख़ास तौर पे ड्रग्स की। तो वो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है। मेथ एम्फेटामाइन, ठीक, मेथ इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये बहुत ही एडिक्टिव स्टिमुलेंट होता है। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करता है, और ये वैसे तो ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को। ठीक, और नार्कोलेप्सी जो कि एक स्लीप डिसऑर्डर होता है, नींद नहीं आती तो लोगों को दिया जाता है, कम मात्रा में दिया जाता है, तो तब तो मेडिसिनल यूज़ है, लेकिन उसको आप नशे के लिए कर रहे हैं तो भाई साहब बहुत दिक्कत वाली बात है। क्रिस्टल मेथा एम्फेटामाइन या फिर क्रिस्टल मेथ भी होता है, जो है कांच के टुकड़े ऐसा दिखता है, ब्लूइश वाइट रंग का, तो ये भी सिमिलर होता है एम्फेटामाइन की तरह। और मेथ जो होता है, इसको आप जो है धूम्रपान की तरह ले सकते हैं, गोली की तरह ले सकते हैं। ठीक है, और सूंघ सकते हैं, स्नॉर्टिंग जिसको कहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कई बार। ठीक है, और इंजेक्शन भी ले सकते हैं, और आपका पाउडर की तरह भी ले सकते हैं, वाटर या अल्कोहल में किसी तरीके से भी ले सकते हैं, और ये आपकी जान भी ले सकता है, तो थोड़ा देख के चलिए। ठीक, इससे स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन, हार्ट, किडनी सबको जो है अफेक्ट कर सकता है, और ब्लड में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कर सकता है। ओवरडोज हो जाए तो बहुत ही खतरनाक है। ठीक, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा भी है। ठीक, ये जो है मेथ किसको रेज करता है? अमाउंट ऑफ डोपामाइन। डोपामाइन का मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोग के साथ में यूज़ किया था ये वर्ड।
जो आप लोग पढ़ते हो ना, तो मान लीजिए अगर आप लोग जो है सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, इस तरीके की चीज़ें ले रहे हो, तो ये डोपामाइन को जो है अफेक्ट करता है। डोपामाइन एक नेचुरल केमिकल होता है जो हमारे बॉडी के मूवमेंट में, मोटिवेशन में, समझो मेरी बात, ठीक, और री ऑफ रिवार्डिंग बिहेवियर। मान लीजिए आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में अच्छा है, मैंने आपको कहा कि अच्छा आपने किया है, आपको जो है रिवॉर्ड किया जाता है किसी तरीके से, तो आपको अच्छा लगता है, आप उसको और करना चाहते हो, ठीक। तो उसके लिए जो है ये यूज़ किया जाता है, लेकिन कम मात्रा में, तो आपका मेडिसिनल यूज़ है, अदरवाइज डेथ भी हो सकती है हार्ट अटैक से, इन सब से। तो ये अमाउंट ऑफ डोपामाइन ब्रेन में बढ़ाता है, उसके लिए होता है। बहुत ज़्यादा ले लिया तो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि भैया ना डोपा रहा ना माइन रहा, ठीक। अगला टॉपिक है एंटी रेडिएशन पिल, जो मैंने अभी बताया ना आपको, यूक्रेन के जयपोरिजिया जो पावर प्लांट है, तो उसके न्यूक्लियर डिजास्टर होने के चांस हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी जो है पहले से ही करीबन 55 लाख एंटी रेडिएशन पिल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अब ये कौन सी हैं पिल्स, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये होती हैं पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। रेडिएशन इमरजेंसी क्यों है भैया? न्यूक्लियर, मान लीजिए वो फटफटा गया न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो रेडिएशन फैल सकता है, और इसीलिए जो एंटी रेडिएशन टैबलेट जो है दी जा रही हैं। इसमें क्या होता है कि थायराइड जो होता है ना हमारे गले के पास में, थायराइड गले के अंदर मतलब, तो उसमें जो है रेडिएशन जो आती हैं जैसे आयोडीन, तो उसको कौन सी रेडिएशन वाली हैं, ठीक, न्यूक्लियर रेडिएशन वाली जो है आयोडीन है, और कौन सी नॉन रेडिएशन वाली है, तो उनको वो समझ नहीं पाता है, वो दोनों को अपने उसी अनुसार एक ही जैसा बिहेव करता है। और ये थायराइड वैसे देखो क्या है कि भैया ये रेडिएशन वाला भी, नॉन रेडिएशन दोनों ही को ले रहा है। अब ये नॉन रेडिएशन वाला जो है, ये आपको पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट जो है, ये एक्चुअली में नॉन रेडिएशन वाली वो है, आयोडीन है, ठीक। जब इसको एब्जॉर्ब करेगा थायराइड, तो ये रेडिएशन वाली को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि मान लीजिए इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक स्टोरेज में मान लीजिए सिर्फ कुछ 10 लोग के रहने की जगह है, ठीक। तो उसमें मान लीजिए पहले से नॉन रेडिएशन वाले अगर आपके पास हैं, तो ये रेडिएशन वाले को कहते हैं कि भैया जगह नहीं निकलो ऐसे, ठीक। तो वो वाली ऐसे आसान भाषा में समझ लो। और थायराइड करता क्या है? आयोडीन का उपयोग करता है, और जिसकी वजह से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। वो हार्मोन जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है, जो चयापचय जो होता है उसको रेगुलेट करता है, विनियमित करता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। थायराइड का आपने देखा भी होगा कि कई लोगों को थायराइड वाला हो जाता है, हाइपर थायराइड, लो थायराइड। और आयोडीन का उपयोग आप लोगों ने देखा होगा, गॉइटर लोगों को घेगा हो जाता था, तो उसको जो है कम करने के लिए अब आयोडीन युक्त जो है सॉल्ट में डाला जाता है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें भी एडेड इन्फॉर्मेशन है। मेन चीज़ है पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जा रहा है एंटी रेडिएशन मतलब टैबलेट की तरीके से, जो थायराइड के उसमें जाकर ब्लॉक करता है रेडिएशन वालों को, ठीक। अगला टॉपिक है चिनूक हेलीकॉप्टर्स। देखो ऐसा है कि चिनूक हेलीकॉप्टर बोइंग एक कंपनी है यूएसए की, वो बनाती है। यूएसए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, इंडिया भी करता है। इंडिया ने भी चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं आपका ये बोइंग यूएसए से। आसाम में कुछ उपयोग कर रहा है, और कुछ जो है आपका वेयर इट इज़ यूजिंग, कुछ ये चंडीगढ़ में उपयोग कर रहा है, 2019 से उपयोग कर रहा है। अब देखो यूएसए ने ये कहा है कि इसके इंजन में कुछ दिक्कत आ गई, इससे आग लगने की संभावना है, तो उसने चिनूक का उपयोग अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दिया है। तो अब क्या इंडियन एयरफोर्स भी रोक देगी? तो वो डिपेंड करेगा, यूएसए बताया कि जो है थोड़ा और डिटेल में बताएगा उनको, तब देखा जाएगा, ठीक। चिनूक हेलीकॉप्टर जो है कई सारे उपयोग में लाया जाता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए और थोड़ा बहुत जो है अटैक के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। मल्टी रोल है, मीडियम लिफ्ट, ठीक, बोइंग बनाता है आपका, आर्मी भी इसको उपयोग करता है। अगला टॉपिक है भांग। अब देखो भांग ऐसा है कि भांग को कई लोग गांजा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। गांजा बैन है, जो हमारा एक्ट है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, इसके अंतर्गत गांजा इज बैंड, प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित है। ड्रिंक करना भी और ड्रग की तरह उपयोग करना भी, लेकिन गांजा भांग नहीं है। भांग जो है वो उसका कहीं पे भी इसका जो है जिक्र नहीं किया गया इस एक्ट में। और आपने कई जगह देखा भी होगा भांग का ठेका, सरकारी भांग का ठेका, कई लोग जो है होली पे वो ठंडाई लस्सी उन सब में मिला के पीते हैं। तो अभी एक केस हुआ है कि एक जो है बंदा पकड़ा गया, 19 किलो भांग और 400 ग्राम गांजा के, कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि भैया गांजा तो बैन है, भांग बैन नहीं है, तो भांग के लिए कोई दिक्कत नहीं, भांग आराम से खूब खींचो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक सिंगल बेंच जज बेंच का एक जजमेंट भी था, मधुकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और दूसरा
अर्जुन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें भी कहा गया था कि भांग जो है गांजा नहीं है और भांग इस एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित भी नहीं है। खूब जाइए, लस्सी और ठंडाई पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। होली शिवरात्रि पे फ्रिक्वेंटली यूज़ भी किया जाता है इसको, ठीक। और इसका मेडिसिनल कुछ यूज़ भी है, लेकिन जैसा मैंने बताया कोई भी चीज़ अगर आप बहुत एक्सट्रीम करते हो तो दिक्कत है, ठीक। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग को, आप 24 घंटे में एक दिन 20 दिन पढ़ें, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगले जो है 2-3 दिन आपका जो है पूरा हिला रहेगा सिस्टम। आप रोज़ 5 घंटे पढ़ें, वो सस्टेनेबल भी है और वो कंसिस्टेंसी आपको हेल्प करेगी, ठीक। वैसे ही है जैसे मान लीजिए कई लोग क्या है कि उनको बॉडी बिल्डर बनना है, तो वो एक ही दिन जाके इतना लोहा उठा लेते हैं कि जो है अगले दिन वो उठ नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको जो है बॉडी बिल्डर बनना है तो आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको रेस्ट भी लेना पड़ेगा, ताकि उसको जो मसल्स हैं आपकी, वो उसको रिकवर करने में भी टाइम मिले। नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आप खाली थके रहोगे। हुबली धारवाड़, अब देखो एक सिस्टम बेंगलुरु में क्या हुआ कि जो है आपका ये सेलिब्रेशन गणेश चतुर्थी थी अभी 31 तारीख को, 31 अगस्त को, तो उसके सेलिब्रेशन के लिए बेंगलुरु में मना कर दिया था। ईदगाह की ज़मीन वो होती है जहाँ पे नमाज वमाज पढ़ते हैं मुस्लिम्स, और नमाज मतलब आपका जब उनके ये होते हैं क्या कहते हैं, रमज़ान होता है, बकरीद पे, तो वो वहाँ पे जाके देते हैं, कि जगह है उनकी नमाज़ पढ़ने की, ठीक। तो बेंगलुरु में भैया रोक दिया था कर्नाटक हाई कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने हुबली धारवाड़ जो ईदगाह है वहाँ पे उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। रात में जो है जजमेंट दे दिया, रात में 12 बजे वाली मिडनाइट जो है जजमेंट आया कि हाँ हुबली धारवाड़ में आप लोग जाके गणपति फेस्टिवल वहाँ सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक। ये अलाउ कर दिया गया है। तो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इस्लाम जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं। बेंगलुरु सबसे बड़ा म्यूनिसिपलिटी है वहाँ का, कर्नाटका का, उसके बाद हुबली धारवाड़ मिलाकर जो है उसके बाद में, बाकी इसमें और कोई ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ठीक। आर्टेमिस लूनर गॉडेस, आर्टेमिस नाम से जो है एक गॉडेस रही हैं, देवी रही हैं आपकी। लूनर आप समझ रहे हो, मून से संबंधित है। तो आर्टेमिस 1 जो है आपका एक स्पेस सेटेलाइट भी, सॉरी स्पेस जो है आपका मून पे जाने वाली एक लॉन्च व्हीकल भी है, एक सेटेलाइट भी है। तो आर्टेमिस 1 जो है एक रॉकेट सेंड करेगा, ये नासा का है, ठीक है, और विदाउट अ क्रू, उसमें कोई क्रू नहीं होगा, जो 1 महीने जाके मून का चक्कर लगाएगा, ठीक है। चक्कर वक्कर लगा के फिर वो क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करने जा रहा है मून पे, वो एक्चुअली आर्टेमिस के प्रोग्राम के जरिए व्यूमन्स का पार्टिसिपेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़ाना है, ठीक। व्यूमन को भी भेजना है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो अभी जब आर्टेमिस मिशन जाएगा, मून के इर्द गिर्द घूमेगा, ऑर्बिट करेगा, और फिर कुछ जानकारी लेगा कि भैया स्टडी करेगा कि ह्यूमन बॉडीज़ पे किस प्रकार से रेडिएशन का इफेक्ट आता है, ठीक, और किस प्रकार से हम उसका उपयोग करते हुए इस डेटा का नासा ये सीखेगा कि कैसे हमें फीमेल जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अब चलिए, ये तो बात हो गई स्पेस और साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित। आर्टेमिस जो मैंने बताया लूनर गॉडेस उनका नाम रहा है। ग्रीक और रोमन्स में जो है आपका आर्टेमिस मून से संबंधित है, और जो है अभी आजकल के देखा जाए तो ये एक मॉडर्न डे में फेमिनिस्ट आइकन भी हैं, क्योंकि जो आर्टेमिस लूनर गॉडेस देवी हैं उनमें महिलाओं में ये रहता है कि उन्होंने देखे इतना सारा कुछ अच्छा उनको माना गया, देखा गया है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि काली माँ को देखते हैं, ताकत का एक वो बोला जाता है, दुर्गा माँ को देखा जाता है, तो उसी प्रकार से कई सारे जो हैं देवियाँ, तो महिलाएं इनसे जो है प्रेरणा स्रोत रहती हैं, और जो है वो ये उनके अंदर ये आता है कि हाँ एक शक्ति आती है कि भैया हम भी कर सकते हैं। तो ये फेमिनिस्ट आइकन भी हैं आर्टेमिस, ठीक है। और ये मेजर डाइटी रही हैं आपकी एंशियंट ग्रीस में, वर्शिप इनका काफ़ी टाइम से होता रहा है। ये बेटी हैं ज्यूस, एक गॉड हैं, चीफ गॉड है ओलंपियंस के। ओलंपियंस जो थे वो माउंट ओलंपिस से पूरे दुनिया को रूल करते थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक। और तो ये ज्यूस की बेटी हैं, और साथ ही साथ ट्विन सिस्टर हैं अपोलो की, ठीक। अपोलो जो है वो गॉड ऑफ सन है और ओरेकल है। अपोलो ही वो मिशन का नाम भी था जिसमें पहली बार मून पे पाँव रखा था जाकर, यूएसए नासा की तरफ से भेजा गया था नील आर्मस्ट्रांग ने, ठीक। अपोलो ही नाम से वाला भी मिशन था। तो अब जो आर्टेमिस है वो शी वॉज ऑल्सो द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो, मतलब अपोलो के साथ में ही पैदा हुई थी। अपोलो मेल थे और ये फीमेल। तो अपोलो जो है गॉड ऑफ सन है और ओरेकल, ठीक है। हर इंडिपेंडेंस, मतलब वो काफ़ी इंडिपेंडेंस उनका दिखाया जाता है, स्त्रीन दिखाया जाता है, तो ये इंस्पायर करता है वीमेंस को, ठीक है। और
गॉडेस ऑफ एनिमल्स एंड वाइल्डनेस का भी बोल, जंगल और जंगल की देवी के रूप में भी देखा जाता है। तो पर्यावरण का संरक्षण करने वाले प्रोग्राम में भी इनको जो है इनको देखा जाता है, माना जाता है कि उनके लिए भी ये प्रेरणा स्रोत है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस पूरी चीज़ पता होगी तो आपको ये भी पता होगा कि लूनर का ये मिशन है और नासा का, उसमें जाके ह्यूमन बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके बारे में पता किया जाएगा डेटा। अगला टॉपिक है ऑन्कोलाइटिक वायरस। ये एक वायरस है, ठीक, ऑन्कोलाइटिक, जो कि कैंसर सेल जो हमारे मतलब शरीर में, ह्यूमन बॉडी में हो जाते हैं, उनको टारगेटेड जो है तरीके से सिर्फ वो वाले कोशिकाएं जिसमें कैंसरस जो है कार्सिनोजेनिक हो गए हैं उनको ही ख़त्म करेगा ऑन्कोलाइटिक वायरस। ऐसा भी एक स्टडी कैंसर सेल जो है ने सजेस्ट किया है। ठीक, उन्हीं को सिर्फ देखेगा कि जो कोशिकाएं कार्सिनोजेनिक हो गए हैं उन्हीं को ढूंढ के जो है ख़त्म करेगा। ठीक, तो ये वायरस जो है सेलेक्टिवली टारगेट और किल करेगा, इम्यून सिस्टम को जो है इन्हेंस कर देगा कैंसर सेल्स के अगेंस्ट में, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं कि इसको अभी ढूंढा गया, 1960 के दशक से इसको ढूंढा जा चुका है और सेवरल ट्रायल इसके चल रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। और अभी जो लेटेस्ट स्टडी फोकस्ड ऑन द वायरस, जो वायरस था ऑन्कोलाइटिक वायरस तो वैसे नाम है, वो है माइक्सोमा नाम से जो है वायरस है जिसके ये स्टडी की गई थी। और ये देखा गया कि टी सेल जो इन्फेक्टेड होता है माइक्सोमा वायरस से, वो टाइप ऑफ कैंसर सेल डेथ नॉट प्रिजर्व। तो टी सेल जो वायरस, ये माइक्सोमा वायरस है, टी सेल को जो है इसको मारता है माइक्सोमा वायरस को, और ये वायरस ही जो है कैंसर सेल को भी ख़त्म करता है। ठीक, ऐसे याद कर सकते हो आप। अगला टॉपिक है, देखिए ये मिखाइल गोर्बाचेव है। मैंने कल क्वेश्चन जो पूछा था इनसे संबंधित पूछा था, इन्हीं संबंधित। एक तो ये है कि इनके जो सर पे एक निशान आप देख रहे हो ना, ये क्या चीज़ है, और दूसरा पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, इसके बारे में मैंने अगला टॉपिक जो है वो भी इसमें पढ़ाया हुआ है, जिसके बारे में मैंने कल इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा था। पोर्ट वाइन स्टेन कुछ नहीं है, सिंपल सा जो मार्क देख रहे हो ना, ये बर्थ मार्क था इनका, धीरे धीरे बढ़ता गया और ज़्यादा जो गाढ़ा होता गया। ये कोई कैंसर वैंसर नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। इसको पोर्ट जैसा शेप बनता है उस तरीके से इसको बोल दिया जाता है, पोर्ट वाइन स्टेन के तरीके से। स्टेन तो वो हो गया जैसे धब्बा या ऐसा कुछ बोलते हैं, पोर्ट वाइन की तरह दिख रहा है तो उसी हिसाब से इसको नाम रख दिया गया है। बस दैट्स इट, नथिंग एल्स टू बी रेड इन दिस। ठीक, और ये कोई कैंसर नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई जो है खतरा भी नहीं इससे। अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। ठीक, मिखाइल गोर्बाचेव जो है लास्ट लीडर थे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, शॉर्ट में USSR हम बोलते हैं इनको। ठीक, 91 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। कई लोग 92 बोल रहे हैं, कई लोग 91, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन नंबर्स पे ये वाले फैक्ट नहीं याद करने होते हैं। ठीक, दो शब्द ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। देखिए पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट का मतलब है कि ओपननेस। जो इनके रिफॉर्म थे थोड़े बहुत ये थे कि भैया कैपिटलिज्म, ठीक, क्योंकि कम्युनिज्म के जो होता है वो साम्यवादी, सब कुछ जो है स्टेट ही बताएगा कितना प्रोडक्शन होगा, एक ही सिंगल पार्टिकल पार्टी होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। कैपिटलिज्म पूंजीवाद, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, डिमांड एंड सप्लाई छोड़ दो, जो है कई सारे पूंजीपति होंगे वो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा दोनों विचारधाराएं जो अलग अलग टाइप की हैं, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। तो इसमें जो है इसी दोनों विचारधाराओं के बीच में एक लड़ाई भी हुई जिसको हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। तो जब गोर्बाचेव आए तो इन्होंने कुछ सुधार, जो अच्छी चीज़ें थी जिसको जो है कम्युनिज्म के अंतर्गत ही रहते हुए ही, ठीक, कुछ अच्छी चीज़ों को ला सकते हैं, तो वो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की चीज़ों को लाने की कोशिश करी, जिसमें से एक ग्लासनोस्ट था जिसको ओपननेस बोलते हैं। मतलब इसमें ये था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, ठीक, लोग को जो है डेमोक्रेटिक कुछ राइट्स मिलेंगे कि अपनी बात कह सकें। दूसरा था पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका मतलब ये था कि रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये था कि जो इकोनॉमिकली, मान लीजिए USSR है, ठीक है, तो ये सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल के नीचे जो है कई सारे और भी जो है संस्थाएं होंगी, तो उन लोग को अपने इकोनॉमिक डिसीजन लेने का अधिकार दे दो, कुछ है कुछ चीज़ों में। अगर तो कोई ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, इसको समझो, जैसे हमारे यहाँ महारत्ना, मिनी रत्ना ये सब होती है ना, उसमें क्या होता है, जो सरकारी कंपनियां ही तो हैं, वो भी एक सेंट्रल कंट्रोल तो है उनके ऊपर ना, लेकिन जब महारत्ना का स्टेटस मिल गया तो क्या है कि 20,000 करोड़ रुपए का ऊपर के अंतर्गत जो है कोई आप या फिर कुछ एक इकोनॉमिकली रुपी के टर्म्स में कह दिया कि इतने तक का आप डिसीजन खुद ले सकते हो,
तो वो हो क्या रहा है, वही चीज़ तो है रीस्ट्रक्चरिंग में भी। उन्होंने भी कह दिया कि भैया आप लोग भी कुछ कुछ चीज़ें इकोनॉमिक डिसीजन खुद से ले सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया डिसीजन मेकिंग का, विकेंद्रीकरण कर दिया गया डिसीजन मेकिंग का, ठीक, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। पॉलिटिकल स्पेयर में भी कह दिया कि हाँ, जैसे हम लोग के यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो है अनुसूची 7 है, शेड्यूल 7 है आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत, जिसमें कहता है भैया यूनियन इसमें लॉ बनाएगा और स्टेट जो है इस पे लॉ बनाएगा इंडियन सब्जेक्ट्स पे। समवर्ती सूची कंकरेंट पे दोनों लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर धक्का मुक्की होगी तो फिर भैया संसद या फिर जो सेंट्रल वो है वो जीत जाएगा उसका लॉ, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट के लिए अलग से लॉ बनाने के लिए अनुमति दे रखी है ना, तो वैसे यहाँ पे पॉलिटिकली भी दे दिया कि भैया डिसीजन मेकिंग तुम वहाँ पे ले सकते हो कुछ एक स्फीयर में। ये चीज़ें लाई गई थी कम्युनिज्म के अंतर्गत, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको संभाल नहीं पाए लोगों को, जैसे ही थोड़ी बहुत फ्रीडम मिली, पहले ही वो भरे बैठे हुए थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को एक अलग गणराज्य घोषित करना, रिपब्लिक घोषित करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली इनको जो है मिखाइल गोर्बाचोव को जो है गद्दी छोड़नी पड़ी। और इनफैक्ट 1995 में शायद इन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, ठीक है, फिर से चुनाव लड़ा, तो इनको मात्र 1% वोट मिला था। ये समझिए बहुत ही कम वोट मिला था, बहुत ही कम। तो ये भी चीज़ें, यहाँ तक कि इनकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, छोटे मोटे ऐड वैड और फिर वो करके इनको अपनी ज़िंदगी जीवन यापन करना पड़ा था, ठीक। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बाकी पेड ग्रुप के जो कोर्सेज़ हैं आपको ऑलरेडी पता है, यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए 2023 का मैं पेड कोर्स चल रहा है, प्रीलिम्स कम मेंस दोनों है इसमें। इनिशियली 5000 रुपीज़ दे के भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। किस तरीके चलता है यहाँ पे आई बटन में आपको जो है एक उसकी झलक मिल जाएगी, ठीक। और इसमें क्या होता है, रोज़ आपको स्टडी प्लान मिलता है, एमसीक्यू जो आप लोग मिलते हैं वहाँ पे आप डाउट भी पूछ सकते हो, सॉल्व कराए जाते हैं, आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हो, ठीक। एक सब्जेक्ट आपको दिया जाता है जिसका आप लोग जो है सब्जेक्ट कुछ चैप्टर वाइज में बताता हूँ भैया क्या ये चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ पढ़नी है, वो बताई जाती है। फिर आपका जो है लाइव डाउट डिस्कशन भी होता है। और इसके बाद में अगर देखा जाए तो वैसे टेस्ट सीरीज़ और वो सारी चीज़ें भी आपकी चलती हैं, और डाउट वाउट सारी चीज़ें आप पूछ ही सकते हो 1 to 1 बच्चे के हिसाब से। हर बच्चा यूनिक है तो उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के अनुसार जो है काउंसलिंग गाइडेंस करके उसकी मेंटोरशिप करी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पर्सनल लेवल पे जिस हिसाब से करते हैं कोई नहीं करता है। और उस फीस में जो हम चार्ज कर रहे हैं उसमें तो कोई मेरे ख्याल से अभी क्या पहले से भी कोई नहीं कर रहा और आने वाले टाइम पे भी कोई नहीं कर पाएगा। तो उसकी झलक आपको यहाँ आई बटन में दिख जाएगी, उसको जरूर आप देखिएगा। बाकी ये स्क्रीन पे आपके जो है पेड कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं ये बैंक डिटेल्स हैं। फिर भी कोई डाउट है 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, पहले अपना जो है एमसीक्यू देख लेते हैं कौन से उनसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये एमसीक्यू वाली पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑन्कोलाइटिक वायरस के संबंध में सही उत्तर चुनें। सही, ठीक। तो ऑन्कोलाइटिक वायरस आर वायरसेस दैट सेलेक्टिवली टारगेट एंड किल कैंसर सेल्स वाइल स्पेयरिंग नॉर्मल वंस। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैंने अभी आप लोग बताया एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है टी सेल्स इन्फेक्टेड विद मैक्सोमा वायरस कैन लीड टू ए टाइप ऑफ कैंसर सेल डेथ नॉट प्रीवियसली ऑब्जर्व। तो बताइए इसमें भी कोई डाउट है क्या? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही सही हैं, इसलिए सी आंसर हो जाएगा, ठीक। आप पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसी टेंशन नहीं, क्वेश्चन लगाओ और फिर उसके बाद जो है आप एक्सप्लेनेशन सुन लो, ठीक। ज़ाइपोरिजिया न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इसके संबंधित करेक्ट आंसर आपको बताना, या रूस के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द रशिया। नहीं भाई, यूक्रेन में है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए क्योंकि करेक्ट पूछा गया। तो ये ए और सी कट जाएगा, एलिमिनेशन मेथड का उपयोग किया जा रहा है। ज़ैपोरिजिया के संयंत्र में 6 रिएक्टर हैं जो एक साथ लगभग 5700 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। जब ज़्यादा कुछ इस तरीके के फैक्ट दे दिए जाए ना, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। कोई आप एलिमिनेशन कर मेथड से मान लीजिए कोई एक कंफर्म है कि निकल जाएगा ये, ठीक, कि हाँ ये दो तो नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो आप इसमें फिर रिस्क ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर जो नेगेटिव मार्किंग वो 1/3 है तो ठीक है, ये भी चीज़ समझना जरूरी है। अगर अभी तो खैर 1/2 तो है ही नहीं कहीं पे, ज़्यादातर 1/3 ही है, तो इसलिए 50% प्रोबेबिलिटी में आप जो है इन दोनों को में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। अगर हाफ हो जाएगी तो फिर नहीं कर पाओगे। तो वो सब कैलकुलेशन है, जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उन्हीं को ही पता होगा, जो लोग निकालते हैं उन लोग को ही पता होगा। बाकी लोग कुछ भी जो है भविष्यवाणी करते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ गलत पूछा गया है रिगार्डिंग
मेथाम्फेटामाइन, ठीक, मेथाम्फेटामाइन, इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन गलत पूछा गया, तो पहला स्टेटमेंट ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, बी और डी में से कोई होगा। मेथ रेजेस द अमाउंट ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन, ठीक बात कह रहा है आपका, ठीक है, ठीक है, तो सही कह रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी, यहाँ पर आप जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, आप भी सोच रहे हो कि हाँ सब कुछ चंगा है, सर बोलते जाएंगे हम सुनते जाएंगे काम हो जाएगा, नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको जो है पॉज करके भी खुद से अटेम्प्ट भी कर सकते हो। कैसे? अब देखो यहाँ पे इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओनली लिखा हुआ है, ओनली, तो क्या ऐसा है क्या? नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी, हार्ट, ब्रेन, किडनी, इन सबको भी तो इफेक्ट करता है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका होना चाहिए पहला ऑप्शन में, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, इनकरेक्ट पूछा गया तो ए आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ो, देखो, सुनो, सिर्फ स्पून फीडिंग नहीं, खुद से अटेम्प्ट करो, फिर जो है एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो ज़्यादा अच्छी। कोई डाउट है तो पूछ लो। चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग एंटी रेडिएशन पिल, ठीक, एंटी रेडिएशन पिल्स के संबंध में सही उत्तर चुने। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसे पोटेशियम आयोडाइड के नाम से भी जाना जाता है और विकिरण जोखिम के मामलों में कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए जानी जाती है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना। आप देखो, आपका जब मैंने पीछे आपको जो है थोड़ा सा डॉजिंग करी तो अब आपका फोकस बढ़ गया होगा, बढ़ा ना, वो इसीलिए है, यही तो मेंटोरशिप का वो चाहिए गाइडेंस आप लोग को, ठीक, तो ये चीज़ है। पहला स्टेटमेंट सही है, कोई टेंशन नहीं है। इट कैन रिलाई ऑन दिस टू अचीव थायराइड ब्लॉकिंग, थायराइड ब्लॉकिंग को जो है कर सकता है ये, तो बिल्कुल ये भी सही है, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। कर्नाटका डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री होगा ये, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो कर्नाटका निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपना जो है आधार नहीं, ये वो होगा बाउंड्री, सीमा साझा नहीं करता है, ठीक, सीमा। तो देखिए इसमें कौन कौन से दे रखे हैं, तमिलनाडु। अब कर्नाटका को अगर आप देखोगे, चलो आपको मान लीजिए जो एग्ज़ाम में जैसे हम लोग करते हैं तो उससे आप समझते हैं, ठीक, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, तो क्या केरला ये तमिलनाडु क्या ऐसे टच करता है क्या? बिल्कुल करता है। गोवा मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, तेलंगाना बिल्कुल करेगा, हैदराबाद हो गया, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, तो क्या उड़ीसा कहीं से कर्नाटक को टच कर रहा है? ठीक, बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर मैपिंग आप कर रहे होगे ना तब भी आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा वहाँ पे। वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि लाइफ की क्या एक एग्ज़ाम आवर में आपके साथ होगा तो आपको कैसे क्या चीज़ें किस अप्रोच के साथ में उसको टैकल करना है, यही इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है ना ये क्वेश्चन लगवाना, नहीं तो पीडीएफ देके छपी छपाई पीडीएफ तो बहुत लोग देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा नहीं टच करता है, ठीक है, उड़ीसा नहीं करता है, इसलिए मैपिंग भी करो ताकि आपको आसानी से हो जाए। इसका देखिए आंसर्स एक्सप्लेनेशन सब दे रखा है, ठीक, जो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए चलते हैं मेंस वाले क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 सितंबर का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री संबंधित था। What are the reforms Mikhail Gorbachev had started which led to the disintegration of USSR? Critically analyze, तो critically analyze ये डायरेक्टिव वर्ड है। मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन से सुधार शुरू किए थे जिसके कारण यूएसएसआर का विघटन हुआ? समालोचनात्मक विश्लेषण करें। आज मैंने इसमें और भी कुछ ये करी। आप देखो जब आप इस क्वेश्चन को लिखने वाले हो ना तो आपको इस चीज़ में कुछ एक मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपका कराता हूँ। ये बात जरूर याद रखना कि एग्जामिनर कुछ पढ़े ना पढ़े आपका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ता है और कंक्लूज़न जरूर पढ़ता है, ध्यान रखना, जरूर पढ़ेगा चाहे जितना भी उसका, क्योंकि आंसर चेकिंग करना बहुत ही बोरिंग काम है, बहुत ही बोरिंग। मैंने बहुत करे हैं भाई, बहुत करे हैं मैंने, और कई सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए भी किए हैं। जो बड़ी बड़ी आप सुनते हो ना, काम तो हम ही लोग करते हैं ना वहाँ पर, खाली वो ब्रांड नेम है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, बाकी और कुछ नहीं, तभी तो पैसा ज़्यादा आप लोग से लेते भी हैं, वो बड़े हैं ना इसलिए। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न आपको ज़रूर जो है वो पढ़ेगा। फिर अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं ऐसा लिखा है कि उसको ये लगे कि भैया उसको मतलब जो डिमांड थी क्वेश्चन की वो आपने ग्रैब कर पाए हो, अगर आपको उस आपके इंट्रोडक्शन पढ़ के उसको ऐसा लगा कि यार ये गोल मोल कर रहा है, इधर उधर जो है घूम रहा है, मेन मुद्दे पे बात नहीं कर रहा, तो वो पढ़ेगा नहीं यहाँ पे। सीधे वो थोड़ा बहुत जो है ग्लिम्स करेगा, झलक डालेगा अंदर थोड़ा बहुत। अगर आपने स्ट्रक्चर कर रखी होगी, अच्छा फ्लो चार्ट या फिर कुछ बनाया होगा, तो देखिए यूपीएससी में तो फ्लो चार्ट इन सबका बहुत उपयोग है। यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस में क्या होता है, कॉपी भरनी पड़ती हैं,
तो वहाँ पर आपको जो है पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हो, पॉइंट वाइज वैसे लिखोगे तो हर जगह चलेगा। ठीक, तो वो देखेगा, अगर सही स्ट्रक्चर होगा तो थोड़ा बहुत और नज़र डाल लेगा, नहीं तो वो सीधे फिर कंक्लूजन पे जाएगा और आपको जो है 10 में से 1 या 2 मार्क्स पकड़ा के निकल लेगा। उसको नहीं मेहनत करनी है यार, वो नहीं करेगा, उसको करना ही नहीं है मेहनत। वो वहाँ पे जो है नंबर आपको तभी देगा जब आपने इंट्रोडक्शन ऐसा लिखा हो कि आपको समझ में आ जाए, उसको समझ में आ जाए कि भैया हाँ इसने क्वेश्चन की नब्ज पकड़ ली है अच्छी तरीके से और ये अंदर सही चीज़ लिखने वाला, तभी करेगा वो। तो इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो अब आप जब लिखोगे ना, तो आप देखो यहाँ पे 250 शब्द देने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा जो है निबंध इस पे लिखे दे रहे हो, ना 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 ना, टू द पॉइंट तब भी रहना है। आप लिखो यहाँ पर कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991-90 उसमें। ठीक, उसके लिए गोर्बाचेव के द्वारा जो चालू किए गए थे कुछ रिफॉर्म्स, जैसे कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट को जो है जिम्मेदार माना जाता है। अगर वो देखो ये शब्द ढूंढ रहा होगा वो कीवर्ड, उसको थोड़ा ना एक एक चीज़ याद रहती है, उसको ये चीज़ लेकिन जरूर उसको चाहिए। तो वो जब इंट्रोडक्शन में देखेगा अच्छा इसने समझ लिया है। ठीक, तो अब इसके बाद लेकिन चूंकि डायरेक्टिव वर्ड आपका क्रिटिकली एनालाइज है, तो आप इंट्रोडक्शन में ये भी उसको ये दिखलाओगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस रिफॉर्म की वजह से ही बस तुरंत ही डिसइंटीग्रेशन हो गया। आप ये लिखोगे कि ये रिफॉर्म जिम्मेदार माना जाता है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट उसमें से प्रमुख थे, लेकिन हाउएवर इंग्लिश में लिख रहा है या फिर हिंदी में, लेकिन जो ये डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर का होना था वो उनके जो एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसके जो है बीज वहीं पे बोए जा चुके थे, बहुत सालों से बोए जा रहे थे। ठीक है, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ इसने बंदी ने पूरी चीज का एक मतलब आंसर के अंदर झांकने की खिड़की, इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं, वो सही दिखाई है। ठीक, तो उसको ये भी समझ में आ जाएगा अच्छा रिफॉर्म की भी इसने इंट्रोडक्शन में बात कर दी। देखो इसमें कितने सेंटेंस कितने आपको लगे होंगे, मैं मेरे ख्याल से जो है 2 सेंटेंस लगे होंगे, जो जैसा मैंने आपको बताया। ठीक, तो उसने कहा कि ठीक है हाँ इसने जो है ये भी बता दी रिफॉर्म हुआ, लेकिन सिर्फ गोर्बाचेव के ही इन रिफॉर्म की वजह से क्या डिसइंटीग्रेशन बिल्कुल हो गया, नहीं, उसके जो है और भी चीज़ें पहले थी। इमीडिएट कॉज कैन बी द मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म्स। ठीक, तो ये चीज़ ऐसे आपको उसको आ गई। अब देखो वही बात है, मैं जो ये बता रहा हूँ ये ज़्यादा बढ़िया है कि मॉडल आंसर कोई आपको छपा है कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके देते, वो ज़्यादा अच्छा है। उससे आप समझ नहीं पाओगे, वो तो वैसे ही हो गया बुक है तो पूरी बुक शेल्फ आप भरते जाओ, मटेरियल कलेक्टर बन जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बन सकते। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपने जब ये चीज़ बता दी, फिर आप उसमें बताओ आराम से उसको कि जो है आपका ये पहले स्टालिन थे, ठीक है, वो अपना किस तरीके से अपना एक डिक्टेटरशिप टाइप से चलाया उन्होंने। ठीक, जो उनके पेरीफेरी वाले जो स्टेट्स थे रशिया के अलावा, उसमें जो है लोग के अंदर भले ही वो एथनिकली कुछ और लोग थे, लोग के अंदर मतलब एक वो था डिससेटिस्फैक्शन था इस मॉडल के साथ में, ज़्यादा अच्छी उनकी जो है डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। और जो भी चीज़ें वो कुछ बोलना चाहे सारी बातें दबाई जाती थी, मीडिया छुपाई जाती थी। चेरनोबिल डिजास्टर हुआ, ठीक, धीरे धीरे फिर मिखाइल गोर्बाचेव आ गए, उन्होंने कहा चेरनोबिल में हुआ ही क्या, यही हुआ ना, सब कुछ मीडिया छुपाया गया। ठीक, लोग सफ़र तो भाई यूएसएसआर के ही लोग सफ़र कर रहे थे ना, भले ही कुछ भी हो जाए। आज के टाइम पे मैं आपको ये मतलब दावे साथ कह सकता हूँ, कोई भी हो लीडर अगर वो काम ढंग से नहीं करेगा तो जनता देर सवेर जो है उसको बाहर कर देगी, चाहे मोदी जी हो चाहे अभी श्रीलंका में देखा क्या हुआ। ठीक, तो काम तो करना पड़ेगा। जनता अगर खुश नहीं है, उसको विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो वो धीरे धीरे वो आपको ख़त्म कर देगी। तो इसलिए काम तो करना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए जब लोग के अंदर डिससेटिस्फैक्शन था, मिखाइल गोर्बाचेव आए, उन्होंने कोशिश ये करी कि कुछ एफिशिएंसी दक्षता बढ़ाई जाए। मॉडल वही रहेगा कम्युनिज्म वाला ही, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो कैपिटलिज्म की और वो सब चीज़ें अच्छी हैं, ओपननेस वाली, डेमोक्रेसी वाली, उनको लेके आना चालू किया ताकि उन लोग की बात भी हम सुन सकें और फिर जो है आपका मतलब फिर उनको जो है एफिशिएंटली हम लोग उनसे वर्क ले सकें। देखो इसको अब इंटरलिंकिंग वाली चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये पढ़ते पढ़ते बताते बताते मेरे दिमाग में आया क्या कि जैसे कांग्रेस को जब बनाया गया था तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था, इसको सेफ्टी वॉल्व बोला था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में आके हमने उनसे आज़ादी ले ली। तो भाई अब देखो इंटरलिंकिंग है ना, तो आपको इंटरलिंकिंग करके अब देखो 2 फैक्ट आपको याद हो गए। तो ये चीज़ें आप कब कर पाओगे, जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे, जब आप चीज़ों को हर एक चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे और उसको रिवीजन करोगे, तब जब आप पढ़ोगे तब आप लिंक करना चालू कर पाओगे। ठीक, तो वही हुआ वहाँ पे भी, जब उन लोग को थोड़ा बहुत राइट्स मिले, थोड़ा बहुत उनको डिसीजन मेकिंग पावर मिली,
तो उन लोगों ने फिर, अब चूंकि इतना कम्युनिकेशन, इतना कंट्रोल भी तगड़ा नहीं होता था जैसे आज है, तो तुरंत ही जो है भाई उन लोगों ने अपने आप को गणराज्य जो है घोषित करना चालू कर दिया, और वो ऐसा डोमिनो इफेक्ट हुआ कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि, लेकिन इसके लिए गोर्बाचेव ही सिर्फ अकेली जिम्मेदार नहीं, पहले से भी ये पूरा मॉडल जो गवर्नेंस था वो थोड़ा सा जो है उसमें फ्लॉस थे। ठीक, तो ऐसे करके लिखोगे अब तो बढ़िया। अब आप उसमें लगे हो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखने में, कुछ नहीं होगा उससे, तो वो पढ़ेगा ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से धीरे धीरे रोज करते चलोगे ना, बहुत अच्छे आपके आंसर राइटिंग भी हो जाएगी, एमसीक्यू सॉल्व करने की, और क्या चाहिए, एग्जाम ही तो, एग्जाम के लिए इसके अलावा आपको और क्या चाहिए। ठीक, तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए आज का क्वेश्चन जो है जीएस पेपर 3 से मैंने आप लोग से पूछा है, इकोनॉमी संबंधित है, 2 सितंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड आत्मनिर्भर भारत मिशन, डिस्कस विद एग्जांपल्स। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कल ही बताऊंगा। आज आप लोग को सोचने का, क्योंकि स्पून फीडिंग का मेरा मैं आपको बताऊं, कोई भी मेरा एक तिनका भी भरोसा नहीं है कि मैं स्पून फीडिंग करके जो बाकी लोग करते हैं ना, वो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। ठीक, आप लोग सोचो, फिर मैं आपको कल बताऊंगा तो आपको जो है इसका वो हो जाएगा। बाकी जो पेड ग्रुप में है वो तुरंत भी पूछ सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत मिशन के पीछे क्या उद्देश्य है, उदाहरण सहित चर्चा करें। जो पेड ग्रुप में उनको फ़ायदा क्या है कि भाई साहब वो आंसर लिख के और तुरंत मैं उनका आंकलन वहीं पे कर देता हूँ उसी दिन, और आज जैसे आज कर दूंगा, और फिर वो कोई डाउट भी है तो पूछ भी सकते हैं। सारी चीज़ें मैं उनको वहाँ पे पर्सनली बताता हूँ, जो चीज़ें वो किस प्रकार से लिख रहे हैं तो वो उनको मैं पर्सनल फीडबैक दे सकता हूँ। यहाँ पे ओवरऑल एनालिसिस है, जो नहीं भी मान लो ज्वाइन कर रखा है तो उनको एक पता चलना चाहिए, अपना जो है सेल्फ स्ट्रेटजी करके आत्मनिर्भर बन के भैया अपना पढ़ाई करते रहो। ठीक, तो ये चीज़ है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं, वो आपस में आप लोग डिस्कशन ग्रुप है ज्वाइन, आप लिखो और आपस में चेक करो एक दूसरे का। बाकी पेड ग्रुप में जो है उनको तो मैं करके देता हूँ, कोई भी डाउट हो वहाँ पे पूछ भी सकते हैं। ठीक, चलिए आज के मोटिवेशनल कोट पे चलते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। बहुत ध्यान समझिएगा, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान लीजिए कई लोग हैं उनका पढ़ने मन नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है भाई, उनको विश्वास ही नहीं कि वो कर सकते हैं। ठीक, और दुनिया भी उनको यही चाहती है, वो भी उल्टी सीधी बातें करती है, तो उनका विश्वास और गिरता रहता है। बल्कि होना क्या चाहिए कि उनको समझना चाहिए। मान लीजिए आपको ये तैयारी करनी है तो आप क्या करो, ठीक, आपको जो है, अब लोग क्या करेंगे, उठा के जो है 25,000 पेजों की जो है पीडीएफ दे देंगे, आप बर्बाद हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ, जो विश्वास आपके अंदर था भी ना, खत्म हो जाएगा। आप एक चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाओगे तब तक आपके ऊपर और पीडीएफ दे देंगे। भैया मटेरियल कलेक्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या है कि टास्क थोड़े थोड़े छोटे छोटे टास्क करते जाओ। ठीक, आपके अंदर मान लीजिए विश्वास नहीं तो आप उनको करो, आप टेस्ट लगाओ, चैप्टर वाइज टेस्ट करो, कुछ चीज़ें आप माइलस्टोन धीरे धीरे पार करते हो, तब आपका विश्वास आएगा यार। वही तरीका भी बिल्डअप करने का। कोई भी चीज़ आप अपनी पूरी जीवन उठा के देख लो यार, कोई भी जीवन उठा के देख लो। आज अगर आप ये पूरा सेंटेंस पढ़ पा रहे हो तो पहले आपने आ ई ऐसे करके पढ़ा होगा, अक्षर पढ़े होंगे, फिर उनसे शब्द बनाना सीखा होगा। ठीक, शब्द बनाकर सेंटेंस बनाना सीखा होगा, फिर उसमें ग्रामर सीखी है आपने। ठीक, ग्रामर सीखने के बाद फिर पैराग्राफ कर पाए, फिर निबंध की जगह जाना। तो आप क्या सीधे निबंध लिखना है, आपको कोई दे दे कि भैया निबंध लिखो तो कर लोगे क्या? आपका विश्वास तो वो गलती तरीका ही गलत, गाइडेंस नहीं है ना उन लोगों के पास में, ना आपको पता नहीं है, आपके अंदर अवेयरनेस कम है, उनके अंदर जो है बस पैसा कलेक्शन की वो होड़ लगी हुई है। तो आप कैसे कर पाओगे? तो यही चीज़ है, विश्वास आपका वहीं से खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर धीरे धीरे करोगे स्टेप वाइज तब आपका हो सकता है। तो उसके लिए पता होना चाहिए कितना समय है। समय ज़्यादा है तो आप बिल्कुल ऐसा कर लो कि इंश्योर कर लो कि सिलेक्शन कराना ही कराना। 2023 का चलाने का, पेड ग्रुप को चलाने का यही पूरा मेन मोटिव है। आखिरी में 2 महीने वाले कोर्स भी मैं चालू करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे बता दूंगा कि आपने इतना पढ़ रखा है तभी ज्वाइन करना, नहीं तो मत करना। कोई जरूरत नहीं यहाँ पे ज्वाइन करके फिर बाद में कहो अरे यार कुछ हुआ नहीं। ठीक है ना, वो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है 15 दिन में कह दिया भैया ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, और पूरा जो है पूरा 15 महीने का जो है उड़ेल दिया कॉपी पेस्टेड मटेरियल, और फिर आप जो है वहीं पे आप ख़त्म हो गए। कुछ नहीं हो सकता उससे। तो इस तरीके से विश्वास तो भैया करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास किस तरीके से जगाना है वो जो है शिक्षक का काम है, जिसने खुद भी एग्जाम देकर निकाला हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।